हेलो। पुलिसा नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे सर? सर मैं कृपाल सिंह बोल रहा हूँ। जी बताए कृपाल जी। ये जो कई एक 2-3 ग्रुप हैं हमारे हम्म, मोबाइल में, उसमें आपका भी नंबर था, आपने एक लेख डाला था उसके जी अंदर। जी जी जी। उस लेख को पढ़ा मैंने। हम्म, और कल जब से हमने ये इनका जो धर्म संसद का वो कुंभ वाला सुना था, मतलब देखा था, पढ़ा हम्म, था, हम्म, ज्यादा डिस्टर्ब था जिसकी कोई सीमा नहीं है। यदि मुझे लगता है कि कोई कल्याणकारी चर्चाएं हो सकती हैं तो मैं उसको यूट्यूब पर डाल देता हूँ। उन चीजों को हटा देता हूँ जो विवाद का कारण बने। बाकी अगर सामान्य चर्चा है तो मैं उनको डाल देता हूँ, तो बहुत सी आप चर्चाओं को देखेंगे। उसमें एक चर्चा आई थी जो इस विषय से रिलेटेड है। अभी संविधान पर टीका टिप्पणी से रिलेटेड है, तो उनको भी मैंने चीजों को समझाने का प्रयास किया कि आप जो संविधान का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो हमारे लोग कई बार जो है टुकड़ों टुकड़ों में संविधान पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं लेते हैं, ना कि या किसी ने कोई सार समरी लिख दी उसी को वो अंतिम पुस्तक मान लेते हैं। तो हमारे समाज के लोग ये गलती कर रहे हैं, तो दिक्कतें हैं। और मैंने उनको बताया। सर एक बात बताइए, जी जो इन्होंने धारा 370 हटाई उसकी वजह से विदेशों में ये करा, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि ऐसी ये सब होने लगा। क्या वो तानाशाही की वजह से उन्होंने हटा दी, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या मतलब वो लोग भी अपनी तानाशाही दिखाने लगे? दरअसल बात है हमारा यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ, यूएन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है जो सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है, ठीक है। कि वो डेमोक्रेसी का पालन करेंगे। हम्म। जो भी उसके सदस्य देश हैं वो सभी डेमोक्रेसी का पालन करेंगे, लोकतंत्र का पालन करेंगे। जो लोग लोकतंत्र का पालन नहीं करेंगे उन पर सैंक्शन लगाए जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ अगर उस पर कोई सैंक्शन पारित करता है तो जो हमारे 5 मठाधीश हैं परमाणु राष्ट्र संपन्न देश, ये उनकी विशेष ड्यूटी होगी कि वो सैंक्शन को लागू करवाएं। तो डेमोक्रेसी का तो हर जगह पालन होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन होना चाहिए, किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, जनता की बात सुनी जानी चाहिए, सरकारें मनमानी नहीं कर सकती। अब जैसे बर्मा में वो सैनिक शासन लागू हुआ, तमाम सैंक्शन लागू कर दिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यहाँ पर जो हमारे वो पाकिस्तान में था, उनकी सरकार जो थी, सैनिक शासक क्या थे वो? अलकायदा। पाकिस्तान में जो सैनिक शासक थे क्या नाम था उनका? अलकायदा वगैरह, ये तो बहुत। अरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ से पहले वो क्या नाम था उसका सैनिक शासक अटल के समय जो था? अशरफ ना। अब अशरफ करके कुछ था ना। परवेज। हाँ, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ। तो उन्होंने जब सैनिक शासन लागू कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है प्रतिबंध लगा दिए, ठीक, कि आपको ये सुविधाएं, तो राज्य चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सुविधाएं होती हैं वो लोकतांत्रिक सरकारों को मिलेंगी। तो सभी देश में डेमोक्रेसी बनी रहे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेवारी है, और कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण ना करे। लेकिन कोई देश मनमानी करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ चुप रहता है। अब भारत जैसा विशाल देश और मोदी जैसा क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति गुंडई पर उतर आए, जिसकी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ही कई देशों के कुल जनसंख्या के बराबर हो, तो ऐसी दशा में संयुक्त राष्ट्र संघ उतना हार्ड नहीं हो पाता, और नहीं हुआ। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ चुप रहा, अन्य देशों ने अपने यहाँ मनमानी करना शुरू कर दी। जैसे सबसे बड़ी मनमानी जो हुई रूस में हुई, उन्होंने अपना संविधान बदल के अपने आप को परमानेंट राष्ट्रपति घोषित कर लिया पुतिन ने। फिर बेलारूस में हुआ,
ये सब डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली बातें था। अब चूंकि 370 पर भारत की न्यायपालिका भी मौन रही और चूंकि मामला न्यायपालिका में चला गया इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी मौन रहा। उसके बाद जो है अगला चुनाव हुआ तो मोदी और बहुमत से आ गए, तो वो मामला तो सब ठंडे में। फिर न्यायपालिका ने भी कह दिया कि नहीं 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 वो सब ठीक है, 370 वाला ठीक है। हाँ, तो इन्होंने सबको कन्विंस कर दिया कि किसी तरीके चीन की बगल का देश था, 5 दादाओं में उसकी जिम्मेदारी थी, वो उसमें हस्तक्षेप करता, उसने नहीं किया क्योंकि पड़ोसी राज्य होने के कारण वो पहले से ही डिस्प्यूटेड था, इसलिए उसने हस्तक्षेप नहीं किया। अमेरिका के साथ इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छी पट रही थी, डोनाल्ड ट्रंप चुप रहे। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 370 का, अब उसका परिणाम क्या हुआ? जो काम इन्होंने किया, पुतिन ने किया अपने यहाँ, वो काम बेलारूस में शुरू हो गया। बेलारूस ने भी अपने आप को परमानेंट राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अच्छा, इधर रूस में पुतिन ने किया, उधर बेलारूस ने कर दिया। हाँ, उधर बेलारूस ने कर दिया। अब वो उसी प्रक्रिया में लगे हैं, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ के संविधान के अनुसार 2 ही बार राष्ट्रपति हो सकता है, वो भी संविधान बदलने पर तुले हैं। तो वहाँ से भी उन्होंने इंडिया के लोगों को निकाल लें, वो दूसरा विषय है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करती तो अगल बगल देशों को भी बढ़ावा मिलता है। तो मोदी की नीतियों का फर्क तो पूरे विश्व पर पड़ रहा है। 370 का परिणाम है, पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ा, तोड़ने के बाद एक को जो है वो क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, दूसरे को जो राष्ट्रपति शासन लगा रखा, उसमें चुनाव भी करा दिया, लेकिन जो है मनमानी इन्हीं की चल रही है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ये अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है? पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जो इनको भाव दे रहे थे, इस बार नहीं दे रहे। नहीं बुलाया अभी तक नहीं उसमें उन्होंने। ठीक है, बांग्लादेश भी इन्हीं की रास्ते पर चल रहा था, चुनाव आयोग को जेब में रखे हुए था। उसका परिणाम क्या हुआ? वहाँ की जनता उग्र हो गई और इनको भगा दिया, जिया को। ठीक है, बगल में श्रीलंका में आप देख ही चुके, वहाँ भी राष्ट्रपति को भगाया गया। अभी आप क्या कहते हैं इसमें सीरिया में आप देख ही चुके हैं। किसी दिन यहाँ की भी जनता उग्र होगी, मोदी जी झोला लेके भाग खड़े होंगे। वो तो कहते ही है, मेरे घर में तो झोला लेके चला जाऊंगा। वो उनको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता कब तक जनता उस देश की चुप रहती है जिस देश का चुनाव आयोग ईमानदार रहता है। अब राहुल ने तो स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि हम तो इंडियन स्टेट के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। न्यायपालिका जेब में, चुनाव आयोग जेब में, फिर करेंगे क्या? फिर तो लट्ठम लट्ठ होगी, गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी और गृह युद्ध संभव है। इधर जो है किसानों को आप परेशान करे बैठे हैं, दक्षिण भारत तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्या कहते हैं बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान आंख दिखाता ही रहता है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है और लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, युवा पहले से ही परेशान है। नेपाल को जो है क्या कहते हैं चीन पहले से ही फीडिंग कर रहा। हर समस्या का समाधान परमाणु बम नहीं होता। किस पर परमाणु बम फोड़ोगे? हैं? अरे भाई, किसी दिन आपकी कैबिनेट का व्यक्ति कायदे से गुस्से में आ गया तो तुमको निपटा देगा। इंदिरा गांधी नहीं बची। अरे भाई, कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक तुम्हारी बटरिंग करेगा? सुब्रमण्यम स्वामी तो बोलते रहते हैं बीच बीच में। अब ये लोग तो अलर्ट करते रहते हैं भाई कि तुम गलत कर रहे हो। यही काम तो जो है क्या नाम वो मोहन भागवत भी करते हैं, लेकिन आदमी माने तब ना। तो जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, कृपाल जी आप बिल्कुल परेशान ना हो,
उनको कहें बढ़िया से संविधान बनाओ, हम भी आते हैं। और आपकी कैबिनेट में तो कुछ बढ़िया चीज निकाल के लाओ। तो अगर 70 साल में हमारे देश की जनता सुखी नहीं हो पाई तो भाई कुछ बढ़िया चीज निकाल के लाओ, हम देखते हैं क्या विश्वास के योग्य है। या उसमें तुम ये कहोगे कि ये जो है क्या कहते हैं सारे मुस्लिमों को जो है पाकिस्तान भगा देंगे, दलितों को जो है वो जन्म के आधार पर जो है रोजगार देंगे, यही सब अगर व्यवस्थाएं लानी है तो भाई ये कुछ नहीं बदलने वाला। बाबा साहब लिख गए हैं समानता का अधिकार, आर्थिक समानता लिख गए, आर्थिक समानता लाओ, हम आपके साथ साथ चल लें। जो देश की 80% संपत्ति जो है देश के 20% लोगों के पास है, छीन के सब बराबर बराबर बांट दो। जो वेतन आयोग की विसंगतियां हैं उनको ठीक करो। भाई मूल वेतन तो लोगों को मानव होने के कारण मिलना चाहिए ना। आप सरकारी सेवा में कहीं प्राइवेट में है क्या, कैसे हैं आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट? आप प्राइवेट है। सरकारी सेवा का कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं जानते हम। सरकारी सेवा के बारे में आपको बता दें, सरकारी सेवा में एक होता है वेतन आयोग, सुना है कि नहीं? हाँ, उसका चल रहा है। हाँ, वो वेतन आयोग है, वो मूल वेतन देता, मूल वेतन के आधार पर आपका प्रतिवर्ष जो है क्या कहते हैं इंक्रीमेंट लगता है। मूल वेतन के आधार पर प्रतिशत में आपका जो है क्या कहते हैं हर छमाही महंगाई भत्ता बढ़ता है। हर वो क्या कहते हैं आपको HR वगैरह जो है सब मूल वेतन पे मिलता है। और मूल वेतन आपका डिफरेंस रहता है, यानी चपरासी का है, अगर मान लीजिए 2000 मिल रहा है तो बाबू को 3000 मिलेगा और उसके बड़े अधिकारी को 5000 मिलेगा, ठीक। और ये जीवन भर अनवरत बना रहेगा। बाबू की अगर वार्षिक इंक्रीमेंट हो रहा तो 30, वो चपरासी का इंक्रीमेंट हो रहा तो 30 रुपये, बाबू को हो रहा तो 100 रुपये, बड़े बाबू को हो रहा तो वो क्या कहते हैं अधिकारी को हो रहा तो 500 रुपये। तो वेतन वृद्धियों में भी डिफरेंस रहता है। तो यही तो आर्थिक असमानता है। अरे भैया तुम पढ़े लिखो हमसे ज्यादा हो, 4 किताबें तुमने ज्यादा पढ़ी है तो योग्यता भत्ता ले लो भाई हर महीने। भाई हमने 8 पढ़ा है, हमें 200 रुपया मिलेगा, तुमने 12 पढ़ा है, तुम भैया जो है क्या कहते हैं 400 रुपया ले लो, लेकिन सैलरी तो बराबर दो। लेकिन जो मूल वेतन तो समान मिले, महंगाई भत्ता तो समान मिले, हाउस रेंट तो समान मिले। मैं सर प्राइवेट सेक्टर में मैं एक इंजीनियर हूँ जी। अच्छा, तो मेरा कहने का सर इसमें आशय यही है कि बाजार में सब्जी का दाम कभी ऐसे तो बढ़ता नहीं है कि अधिकारी लेने जाएगा तो उसे 55 रुपए में आलू मिलेगा और चपरासी लेने जाएगा तो 35 रुपए में मिलेगा। वो तो नहीं बड़े मिले होगा, महंगाई भत्ता तो बराबर दो। तो जब महंगाई भत्ता वो क्या कहते हैं महंगाई मार्केट में परसेंटेज में नहीं बढ़ रही तो फिर जो है क्या कहते हैं महंगाई जब फ्लैट में बढ़ रही, आलू पर फ्लैट रेट बढ़ रहा है, तो भैया चपरासी और अधिकारी को जो महंगाई भत्ता मिलना चाहिए वो फ्लैट में मिलना चाहिए। 500 रुपये महंगाई भत्ता सबको मिलेगा, ऐसे बढ़ना चाहिए। तो ये जो वेतन विकास है, आप शायद 9वां वेतन कमीशन गठित होने जा रहा है, इनको ठीक करना होगा, इनको दुरुस्त करना होगा। नए संविधान में तुम ये व्यवस्था करो, हम आपके साथ हैं। वो कुछ नहीं सर, उनका तो ये है पब्लिक डिलीवरी सिस्टम आप परफेक्ट करो, हम आपके साथ हैं। वो कुछ भी नहीं। अधिकारी के पास फाइल पड़ी रहती, जब तक उस पर वजन ना रखो फाइल आगे नहीं बढ़ती। आप लाइए, और उसके लिए तो संविधान बदलने की जरूरत नहीं, एक कायदे का कानून बना दो और क्या कहते हैं FIR का सीधे प्रोविजन कर दो कि 6 महीने 1 सप्ताह फाइल तुम्हारी टेबल पे पड़ी कैसे रही, तुम्हारी नौकरी जाएगी या फाइन लगेगा, और फाइन जाएगा उसकी पॉकेट में जिसकी फाइल डिले हुई। इन्होंने अक्षर तो सही तरह से लागू किया नहीं, और इनका जो संविधान बना रहे हैं उसमें बस उन्हीं के लिए। भैया लागू कराया किसने? लागू कराया किसने? आप अपने आप को OBC का से बिलोंग करते हो, आपको तो पढ़ने का अधिकारी जो है 40 साल बाद मिला। हाँ, है ना?
आपको तो पढ़ने का अधिकार ही 40 साल बाद मिला। 40 साल ये अंग्रेज ये एससी जो है आजादी के बाद तुरंत पढ़ने लगा, उसकी बुद्धि थोड़ी खुल गई। ओबीसी की बुद्धि तो जो है क्या कहते हैं 40 साल बाद खुलना शुरू हुई, जब स्कूल में जाने की अनिवार्यता या सुविधाएं मिली। नहीं तो स्कूल में घुस ही नहीं सकते थे, बड़े बड़े पैसे वाले सिर्फ घुसते थे। तो ये सब दिक्कतें हैं ना। अब जो क्या कहते हैं आप जो आप बता रहे हैं 92 से जब आरक्षण लागू हुआ शिक्षा संस्थानों में 27%, तब उनकी जो है बढ़ी है, शैक्षिक स्तर बढ़ा है। आज भी आप सचिवालय स्तर पर ओबीसी 1% है और वो क्या कहते हैं एससी 4% है। नहीं, और हायर एजुकेशन में तो 2007 में 3 में मिला था। अर्जुन सिंह थे, कौन थे, उन्होंने दिया था हायर एजुकेशन में, इससे पहले +2 तक था। तो ये सारी चीजें हैं। अब चूंकि दलित के साथ तो दिक्कत ये रही है सर, दलित तो आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों तरह से तोड़ दिया गया था। ओबीसी के साथ वो दिक्कतें तो नहीं थी। नहीं, मतलब एससी पे डबल मार पड़ी है। जनरल ने भी मार खिलाई है और ओबीसी से भी खाई है उसने। ये आप सीधा सीधा फंडा है। मतलब अब जो ओबीसी वाला है, ओबीसी वाले तो जनरल से मार खाई है, लेकिन एससी वाले ने तो जनरल से भी खाई है, ओबीसी से भी खाई है। हाँ, तो अब विषय ये उठता है कि अगर आपको समाज में आगे बढ़ के काम करना है तो जो माननीय काशीराम का सिद्धांत था 1585 का, मायावती ने उसका तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। 15 को अंदर कर लिया और वो क्या कहते हैं 57 को बाहर फेंक दिया। वो कर्पूरी ठाकुर थे, उनका भी यही सिद्धांत था थोड़ा बहुत ऐसे। क्या वो जगदेव बाबू मौर्य थे, कुशवाहा बिहार के भोग। अब पुराने मुद्दे जो खड़ के ला रहे हैं। हालांकि बहन जी ने उन्होंने किसी तरह से दबाव बना दिया बहन जी के ऊपर। और दबाव क्या, देखिए रबर स्टंप ज्यादा टिकाऊ नहीं होती। नहीं, एक बात है, बहन जी ने जब सीएम रही तो बहन जी ने वो काम किया था, शानदार काम किया। कोई काम शानदार नहीं है दोस्त, है कोई काम शानदार नहीं। देखो, जिलों के नाम बदले गए, SC/ST छात्रवृत्ति बढ़वाई। उस समय जो आज की डेट में जो जितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे ना प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह पे वो SC के लिए आरक्षण, मतलब फीस माफ कर दी गई थी, 0 बैलेंस पे एडमिशन होता था। ठीक है ना, नौकरियां वगैरह, कितना कुछ किया था बहन जी ने, कितने कॉलेज खुलवाए, कितना कुछ किया था बहन जी ने। वो शानदार काम किया था सरकार, ये तो नहीं हम मानेंगे। बहन जी के बहुत सारे काम बड़ा शानदार रहे। एक चीज है, बहन जी को जो पूर्ण सत्ता मिली उससे पहले 30 साल तक त्रिशंकु सरकार रही यूपी में। ठीक, उसके बाद इनकी सरकार के बाद इनकी ठीक अपोजिट पार्टी सपा, उसको जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया। ठीक, फिर आगे उसमें भी भाई भतीजावाद कुछ ज्यादा था। 4 मुख्यमंत्री थे, जनता उब गई, उसने योगी को दे दिया। योगी रिपीट मार गए। जनता इतनी बेवकूफ नहीं होती सर। वो आप जो कह रहे हैं कुछ ऐसा है। अगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नालायकी या तो उस तरह का कर लिया हो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इस बात का ध्यान रखता है कि ऐसा काम नहीं करना है कि विद्रोह हो जाए। हर क्या कहते हैं पोलिंग बूथ पर 15-20 वोट ही काटेगा या 50 काटेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा 1500 या 1200 वोट पड़ता है, 1200 वोट का जो है इधर से उधर कर दे। 1200 वोट जो प्रत्येक क्या कहते हैं पोलिंग बूथ पे पड़ता है, उसमें 400 लोगों का नाम गायब कर दे और नए 400 जोड़ दे। ऐसा नहीं होता। इस समय दिल्ली में आप नहीं देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में आप देख रहे हैं केजरीवाल ने मुद्दा उठाया था। ये देखो, इनकी आवाज से इतने वोट बन रहे हैं, इतने वोट बन रहे हैं। अब केजरीवाल ने जो उठाया है, मैं तो इससे पहले के मुद्दों में जुड़ा हूँ और निकट से देख रहा हूँ। यूपी के इलेक्शंस को मैंने देखा है। ठीक है, 2, 4, 10 वोट इस तरह से कटते थे और उनके ज्यादातर कटते थे जो वोट डालने ही नहीं आते थे।
हम्म, तो इस तरह का, या उनके वोट डलवा लिए जाते थे जो वोट डालने नहीं आते थे। तो ये धांधलियां हुई हैं, नो डाउट। लेकिन मायावती की सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, आपने अच्छाइयाँ गिनाई, बुराइयों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मायावती जो है दोबारा लौट के नहीं आई। अगर आपने बुराइयों पर भी ध्यान दिया होता तो शायद मायावती को सुधरने का मौका मिलता। बताओ। पहली बुराई तो ये थी कि जनता दरबार बंद कर दिया। हम्म, मायावती का जनता दरबार बंद कर देने का परिणाम ये हुआ, उनके पास उनके मंत्रियों की, उनके क्या कहते हैं विधायकों की, उनके जो अदर नगर पालिका या बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता, जो शोषक लोग हो सकते थे, उनके अधिकारी जो हो सकते थे, उनकी किसी की शिकायतें डायरेक्ट नहीं पहुंचती थी। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ, इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। जनता उत्पीड़ित होती रहती थी। विधायक के पास जाओ कि साहब कुछ कर दो, कि साहब अधिकारी तो सीधे मायावती की सुनते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है। अच्छा ऐसा, तो मायावती से कह दो, कहीं मायावती से मीटिंग करानी पड़ती है नजमुद्दीन सिद्दीकी से, वो अपॉइंटमेंट देंगे तो मायावती जो है मीटिंग करेंगी। नजमुद्दीन सिद्दीकी कहेंगे भाई क्यों करनी है, पार्टी फंड में इतना जमा करो तब हम तुम्हारी जो मीटिंग कराते हैं। तो छोटे से मुद्दे के लिए कोई विधायक पार्टी फंड में क्यों पैसा जमा करेगा, जिससे जिस कार्यकर्ता या जिस पीड़ित व्यक्ति से उसे 10 रुपया भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो कृपाल जी, बहुत सी ऐसी कमियां रही मायावती की। यह तो एक बहुत मोटा उदाहरण मैंने आपको दे दिया। जो उनके, जिसके बाद जनता ने उनको जो है उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। तो उनको करने दीजिए, उस पर नजर रखिए और उनका संविधान बना दीजिए, बल्कि उनसे सीधे संपर्क कीजिए। आप अकेले डर लगता है तो मुझे भी साथ में लेते चलिए, ठीक है। उनसे कहेंगे दिखाओ भाई क्या बनाया है। पार्लियामेंट में तो बाद में बहस होगी, पहले हमारी आपकी आमने सामने हो जाए। क्या अच्छा बनाए हो, क्या लाए हो, क्या पकाए हो, चलो पहले खा के देखते हैं। सर, आप साइंस जर्नी चैनल है, उसको सुनते हैं कभी? है साइंस जर्नी एक चैनल है, साइंस जर्नी। साइंस जर्नी सबसे बेवकूफ चैनल है। कैसे सर? सबसे बेवकूफ चैनल है। वो तो बड़ा अच्छा इतिहास निकाल के देता है हम लोगों का। वो कोई इतिहास नहीं निकालता, वो सिर्फ फसाद पैदा करता है। अच्छा। वो अलग बात है कि कभी कभी कुछ वक्ता अच्छे आ जाते हैं, जैसे शांति स्वरूप बौद्ध थे अपने, तो इक्के दुक्के कोई वक्ता आ जाते हैं, उनका तो ठीक है। उसके अलावा वो फसाद पैदा करने में नंबर 1 है। अच्छा। उसको ध्यान धर्म का कुछ पता ही नहीं है। नास्तिकता तब सार्थक होती है जब आपने जाकर परख लिया हो। है, जैसे मान लीजिए एक पानी का गिलास रखा है, मैंने कहा इसमें शरबत है, आपने कहा नहीं शरबत नहीं है, ठीक है पानी है, मैं कह रहा हूं शरबत है, ठीक है। अब कैसे चेक करोगे? ना तुम जो है वो लड़े जा रहा है कि शरबत है और तुम कह रहे हो नहीं शरबत नहीं है। तरीका तो है जाके चेक कर लो, दोनों लोग पी लो, फिर कहो है कि नहीं है, शरबत है कि नहीं। भाई आस्तिक और नास्तिक की लड़ाई तो यही है ना, भगवान है भगवान नहीं है। मैंने अभी आपको भगवान सिद्ध कर दिया, भगवान है, अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहने वाला है, कौन इनकार कर सकता है? जब तक प्राणी जगत रहेगा भगवान रहेगा। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है?
है। दूसरा जो है शब्दकोश के हिसाब से भगवान की दूसरी परिभाषा ली जाती है, जो बुद्धिज्म के हिसाब से भी ली जाती, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो। जिसने अपने राग दोष मोह का भग्न कर दिया, अपने चित्त विकारों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया, वो भगवान समतुल्य हो गया। जिसे अपने चित्त का बोध है, राग जिसका चित्त विकार से विमुक्त है, जिसके शरीर को भूख लगती है उसको नहीं लगती, वो चाहे महीनों ना खाए। लेकिन किसी आए हुए व्यक्ति या किसी बैठे हुए व्यक्ति के कारण वो इतना ना तो ललचाएगा, ना उस तरह का भाव उसके चित्त में उठेगा, क्योंकि चित्त को उसने पृथक कर रखा है शरीर से। भूख शरीर को लग रही है, शरीर कमजोर हो रहा है। तो ये जब आप मेडिटेशन की गहराइयों में उतरेंगे तब आपको ये स्पष्ट अनुभूति होने लगती है और अपने आप को पृथक कर पाते हैं, विकारों से विमुक्त कर पाते हैं। तो वो ये जो क्या कहते हैं, जो चैनल आप बता रहे हैं साइंस जर्नी, ये इतना बेवकूफी से भरा हुआ चैनल है। मॉडर्न साइंस ने कितनी चीजों को अब तक खोज रखा है। देखा था तो काफी कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं। क्या कहते हैं, ध्वनि और क्या कहते हैं, ध्वनि और दृश्य, इन पर 2 पे काम हुआ। गंध पे कितना काम हुआ, स्वाद पे कितना काम हुआ। आज भी स्वाद जानना होता है ना तो लेबोरेटरी में चख के देखता है, कोई मशीन नहीं है बताने वाली। तो अभी बहुत सी मशीनें हैं नहीं, फ्यूचर में बन जाए अलग बात है। तो जितना जब आदमी पढ़ता है और पढ़ने के बाद जब जितना अधिक आदमी पढ़ता है उतना उसको लगता है कि यार मैंने अभी तो संसार में बहुत कुछ जानने को है। जितना कम पढ़ा लिखा आदमी होता है उसको उतना अधिक लगता है कि मैं तो सब जान गया। जितना अधिक पढ़ता जाता है आदमी उसको लगता है यार ये तो किताब अभी मैंने उठा के ही नहीं देखी, इसमें भी कुछ होगा। जब इन किताबों में रहा तो लगता है यार हमारी लिमिटेशन है जिंदगी में, और भी काम है। तो बहुत सी बातें हैं कृपाल जी, अगर आपकी अब भी कोई शंका समाधान रह गया हो तो आप कहें। मेरे ख्याल से उनको लिखने दें, उनसे संपर्क करें कि हम भी आएंगे और मित्रा जी भी आएंगे। आप संविधान तैयार कीजिए, हम लोग मिलजुल के कुछ अच्छा करते हैं। ठीक है सर, अपना भी चैनल वगैरह जो भी आप बता रहे हैं भेज देना, लिंक वगैरह। हाँ, मेरा तो ये है, उनको करने दीजिए, कुछ पॉजिटिव करके दिखाएं। तो जागरूक रहना जरूरी है, अपना बुद्धि विवेक बढ़ाना जरूरी है। अभी हमारे जैसे अधिवक्ता महोदय की कल मैंने टिप्पणी कर दी, समता और समानता का अर्थ पता होना चाहिए। उनके शब्दकोश के हिसाब से व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि शब्दों की व्याख्या 2 ही जगह होती है, या तो विधि शास्त्र में या फिर जो है दर्शन शास्त्र में, और कहीं नहीं होती। हिंदी साहित्य वगैरह में शब्द की व्याख्या नहीं होती, वहां तो केवल संधि विच्छेद होता है। व्याख्या जो की जाती है वो दर्शन शास्त्र और विधि शास्त्र में होती है, वहीं से उसकी परिभाषा निकल कर आती है। इसलिए अगर वो पंडित अपना शब्दकोश लगा के चलेंगे तो ना, हम तो नहीं मानने वाले। ठीक है, ओके कृपाल जी, फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।